So welcoming you in this video. In this class we will be covering the few exam tips जो कि C और CS के लिए relevant होंगी और which will help you a lot, especially to those students जो कि पहली बार CS एग्जीक्यूटिव का पेपर देने जा रहे हैं and it is a big thing. ये छोटी चीज़ नहीं है जो पहली बार किसी प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर बैठेंगे. So the tip number 1 which we have here is the new question starts from new page. आपके पास लेटर से आपने कोई क्वेश्चन लिखा और वो आधे पेज पे ख़त्म हो गया और आपके पास आधा पेज बचा है, लास्ट में 1/4 बचा है या फिर आप कहते हैं सर 3/4 बचा है, तब भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो अगला क्वेश्चन शुरू करें वो अगले पेज के ऊपर शुरू होगा. क्या द लॉजिक भी समझिए उस बात का. लेटर से आपके पास 5 लाइन्स बची थी उस पेज के ऊपर और आपने वहीं पे लेटर से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी शुरू कर दिया. अब हुआ क्या, वो 5 लाइनें इधर हैं और उसकी 6 लाइनें अगले पेज की, जिसकी वजह से वो इंप्रेशन पड़ेगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा कि आपने एक्चुअल में उसकी लेंथ लिखी कितनी है. अब वो पेज पलटाएगा तो उसे लगेगा कि जी आधा अधूरा सा यहाँ पर था और आधा अधूरा सा ही वहाँ पर था. लेकिन अगर आप अगले पेज के ऊपर शुरू करेंगे सो इन दैट केस वो एक पेज के ऊपर. और पॉइंट्स में भी ऐसा होता है. अब क्या हुआ, 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिख दिया और अगले पेज के ऊपर अब आपको याद ही नहीं आ रहा कौन से पॉइंट्स ऑलरेडी लिख चुका हूँ. फिर आप पेज पलटा के देख रहे हो, ठीक है. पेपर चेकर को भी लग रहा है पता नहीं ये पॉइंट दोबारा से तो नहीं आ गया, बट अगर वो एक ही पेज पे होगा तो somehow it will save your time also और आपको भी लिख के वो ज़्यादा अच्छा लगे. एक और बात, इसकी एक और एडवांटेज है, आपको अपने पेपर के अंदर शीट्स बहुत ज़्यादा भरनी नहीं चाहिए. लेटर से मैंने अपने पेपर के अंदर जो आंसर शीट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक भर रखी है. नीचे 3 लाइन्स बची थी, वहाँ पे भी मैंने नया क्वेश्चन शुरू करके वहीं पे लिखना शुरू कर दिया. अब पेपर चेकर ने जो मेरे को स्कोर देना है वो कहाँ पे लिखेगा. अगर मैं उसे आधा पेज 1/4 पेज खाली देता तो वहाँ पे लिखता है कि जी 3 नंबर 4 नंबर और फिर बड़ा सा सर्कल लगाता. अब आपने उसे जगह दी नहीं, वो साइड पे छोटा सा लिखेगा जी आपका स्कोर 2-2.5 नंबर 3 नंबर जितने भी हैं और शायद टोटलिंग में वो मिस हो जाए क्योंकि आपने उसे जगह नहीं दी तो उसने वो स्कोर जो था वो बहुत छोटा सा साइड पे कहीं पे लिखा था. बट अगर आप उसे स्पेस देंगे, अगला क्वेश्चन अगले पेज से शुरू करेंगे, आधा पेज अगर आपने खाली छोड़ दिया तो वहाँ पे वो खुले डुले आपके नंबर लिख सकता है, अपनी कैलकुलेशन कर सकता है कि इस सब पार्ट्स को मिलाकर आपके टोटल नंबर कितने बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से. सो यू हैव टू प्रोवाइड द स्पेस टू इट. नेक्स्ट टिप विच वी हैव हियर इज, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 2 पेज का बनने जा रहा है, अगर आपको लगता है कि जी ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है भी 5 या 6 नंबर का और आपको लगता है कि जी मैं 1.5 पेज तो आराम से लिख दूंगा, 1.25 पेजेस के ऊपर आराम से लिख दूंगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. आपको उसे लेफ्ट साइड से ही शुरू करना पड़ेगा, उसी में इंप्रेशन बनेगा. जी मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, लेटर से आपने यहाँ पे वो शुरू किया, एक पेज यहाँ पे लिखा और फिर पेज पलटाकर आपने अगले पेज के ऊपर लिखा, उसका इंप्रेशन पड़ेगा ही नहीं. अगर आपने 1.25 पेज 1.5 पेज का उसे लिखना था, आप हमेशा उसे लेफ्ट साइड से शुरू करें. बट आप कहेंगे सर मेरी तो राइट साइड बन रही है, अब मैं क्या करूँ, वो पूरा पेज खाली छोड़ दूँ. और मेरे को टेंशन बड़ी होती है कि पता नहीं मेरा पेपर चेकर आगे चेक करेगा कि नहीं. मैंने एक शीट खाली छोड़ दी और अब वो आगे चेक करेगा कि नहीं. पहले 10 पेज लिखे, फिर एक शीट खाली छोड़ दिया. फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर चेकर को जो इंस्ट्रक्शन है उसे 3 पेज पलटाने की इंस्ट्रक्शन, वो 3 शीट्स पलटाकर देखेगा. अगर उसे 3 शीट्स तक कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता उसके बाद वो उस शीट को साइड पे रखे. बट ऐसा नहीं है कहीं पे आपका आधा पेज, पौना पेज, 1 पेज या 2 पेज भी खाली रह गए उसके बाद आपकी आंसर शीट चेक नहीं. और प्रॉपर एक और बात बता रहा हूँ, जो पेपर चेकर है उसे प्रॉपर उन खाली शीट्स के ऊपर इस तरह से क्रॉस भी लगाना होता है और वो इस तरह से 3 शीट्स के ऊपर क्रॉस लगाएगा और उसके बाद उस शीट को साइड पे रखें. और अगर आपकी राइट हैंड साइड पे वो बन भी रहा है तो आप नीचे बस छोटा सा PTO लिख दो और अगले पेज से शुरू करें. अगर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तब तो ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप उसे हमेशा लेफ्ट साइड से, क्योंकि आपकी आधी फिगर्स पिछले पेज पे रह गई, आधी फिगर्स अगले पेज के ऊपर है, आप खुद ही पेज पलटाए जा रहे हो और जब वो वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है आपने खुद ही गलत वैल्यू कैरी फॉरवर्ड कर ली. किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, खुद ही आपने 0 नंबर अपने डिजर्व कर लिए. लेकिन यही अगर आपकी शीट्स आमने सामने होगी, पेपर चेकर के लिए भी इन अ वे इट इज़ अ कन्वीनियंस टू चेक योर कंप्लीट आंसर और इंप्रेशन भी उसी में. सो व्हेनेवर देयर इज, अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेड है कि वो 2 पेजेस के ऊपर जाएगा तो आप लेफ्ट साइड से ही शुरू करें. अगर आपका राइट हैंड साइड पे बन रहा है उस शीट को खाली छोड़ दीजिए और लिखिए PTO प्लीज टर्न. फर्स्ट पेज भरते हुए जो आपके आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है, यू हैव टू बी सुपर केयरफुल वाइल रीडिंग एंड वाइल फिलिंग इट. अगर आपको 1% भी डाउट है, ओनली टॉक टू द इन्विजिलेटर, डू नॉट टॉक और आस्क टू योर नेबरहुड. ठीक है, आपके साथ वाला बच्चा शायद आपसे भी नालायक और उसने अपना तो गलत किया ही किया, पता लगा पूरी रो का गलत करवा. सिर्फ 1% से आपने पूछना है जी, दैट इज द इन्विजिलेटर.
सर और मैम यहाँ पे क्या भरना। अगर उसमें आपको फ्रंट पेज पे इस तरह का एक कॉलम दिखता है जिसमें वो कहते हैं कि जी प्लीज टिक लगाइए कौन कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो वो आपको टिक जरूर लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स में से आपने सी नहीं किया, यहाँ पे टिक नहीं लगानी, ऊपर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा जी टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर, यहाँ पे तो आपका स्कोर लिखा जाएगा कि ए पार्ट जो कि 5 नंबर का था उसमें से 3 नंबर है कि 2 नंबर। अगर आप यहाँ पे टिक लगा दोगे तो वो स्कोर कहाँ पे लिखेगा। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे आपने टिक लगाना है या नहीं लगाना। देयर आर सम स्पेसिमेंस जो ऑनलाइन पढ़े हुए हैं जिसके अंदर आपने कहीं पे भी टिक लगाना ही नहीं है, ऐसे स्पेसिमेंस भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला था टिक लगा के ही आना है फिर हम टिक लगा के ही आए, जरूरी नहीं। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इवन फॉर योर रोल नंबर्स, इवन फॉर एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको 1% भी डाउट है कि सर ये मेरा जो रोल नंबर है वो तो 6 डिजिट का है, यहाँ पे 7 डिजिट है, तो पहले 6 में भरना है, आखिरी 6 में भरना है, कोई क्रॉस लगाना है, आगे 0 लगाना है, क्या करना है उनसे पूछो। स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन भी है तो आप उनसे पूछो। और यहाँ पर अगर लिखा है कि कैंडिडेट ने टिक लगाने हैं तो टिक जरूर लगाएं जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट। बट ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देयर आर सम स्पेसिमेंस ऑफ द आंसर शीट ऑफ द ICAI एंड द ICSI जिसके अंदर स्टूडेंट ने यहाँ पे कोई टिक नहीं लगाने थे, सिर्फ एग्जामिनर ने ही भरना। तो आप देख लीजिए टिक लगाने हैं या नहीं लगाने, और एग्जामिनर ने अगर भरना है तो प्लीज़ उसे खाली छोड़ के आइए, उस कॉलम को फिर खराब मत। एक जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट एडवाइस रहती है टू ऑल द स्टूडेंट एंड दैट इज आपके और आपकी डिग्री के बीच में सिर्फ अब एक ही पर्सन खड़े हैं जी, दैट इज़ अ पेपर चेकर और कोई नहीं। ना इंस्टीट्यूट, ना पेपर सेटर, ना इन्विजिलेटर, ना सर, ना मैम, ना कोई, सिर्फ एक पर्सन, दैट इज़ अ पेपर चेकर। और पेपर चेकर को अगर आपने इनकन्वीनियंस दे दी तो वो अपनी इनकन्वीनियंस आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। और उसकी इनकन्वीनियंस आपको पता ही है जी, दैट विल कॉस्ट यू 6 मंथ्स, तो इसके बाद 6 महीने पे बात जाएगी। आपकी जो शीट है वो बहुत सुलझी हुई और सिंपल होनी चाहिए। उसमें आपने अगर उसको कुछ ऐड ऑन नहीं करना तो एटलीस्ट उसे डिप्लीट नहीं करना, उसमें नेगेटिव नहीं करना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो कॉलम एग्जामिनर ने भरना था तो आप उसे टच नहीं करना। नेक्स्ट, एक जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को आता ही नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे पहले करना जरूरी। बच्चा कहता है सर मैंने अटेम्प्ट भी करना है लेकिन मेरे को 2 ज़्यादा अच्छा आता है, मैं पहले 2 करना चाहता हूँ। द आंसर इज येस, आप सीक्वेंस को तोड़ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना चाहते, क्वेश्चन नंबर 2 आपने चॉइस में छोड़ दिया या फिर आप 2A कर रहे हैं, सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सब पार्ट्स में सीक्वेंस को जरूर फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर आपने 1 शुरू किया तो अब 1A, 1B, 1C और 1D सीक्वेंस में आने चाहिए। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले 1 ही शुरू करो, उसमें आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपने कहा सर सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 के बाद 4 करना है, फिर 3 करना है, फिर 2 करना है, फिर 1 करना है, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के सब पार्ट्स को ऊपर नीचे मत कीजिए। एक और चीज, अब बच्चा कहता है कि सर मेरे को 1A बहुत अच्छे से आता है, C बहुत अच्छे से आता है और D भी बहुत अच्छे से आता है, मेरे को B नहीं आता, और B मैं अभी नहीं करना चाहता, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट द B, और B मेरे को बड़ा सोच सोच के लिखना पड़ेगा। और आपने हमें बोल दिया कि सर सीक्वेंस खराब नहीं करना, अब B फिर अभी अटेम्प्ट करूं? जी नहीं, आप B के लिए झरना छोड़ दें। आपने 1A अटेम्प्ट किया, आप B के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको नहीं आता तो मेरे को नहीं लगता 3-4 शीटें छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। सो एक से ज्यादा तो आप गप्पे नहीं मार पाओगे, तो आप एक शीट उसके लिए छोड़ दीजिए और उसे लास्ट में अटेम्प्ट। और लेटर से लास्ट में आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वहां पे क्रॉस लगा के लिख दीजिए नीचे नॉट अटेम्प्टेड, ताकि पेपर चेकर कहीं और ना ढूंढे जाके कि 1B आपने कहीं और तो नहीं किया। उसे पता है कि बच्चे ने सीक्वेंस के अंदर किया है, 1A से आता था, B से नहीं आता था, और नीचे लिख दीजिए PTO, प्लीज टर्न ओवर, क्योंकि वो खाली शीट है तो आप PTO लिख के उसे आगे कर दीजिए। बट सब पार्ट्स के अंदर आप सीक्वेंस खराब करेंगे तो ये पेपर चेकर को बहुत ज्यादा अनॉय कर सकता है, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगे कि जी पहले बच्चे ने 1A कर दिया, फिर 2C कर दिया, फिर 3B कर दिया, फिर 4A कर दिया। मेरे को तो लगेगा ये आंसर शीट नहीं है तो पजल है जो मेरे को सॉल्व करनी है और बच्चा मेरे से मेहनत करवाएगा। तो मैं तो नहीं मेहनत करूंगा, बच्चे से ही करवाऊंगा कि कम नेक्स्ट अटेम्प्ट, यू डू नॉट क्वालिफाई दिस टाइम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से आज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप अपने पेपर में आंसर शीट में जो रोल नंबर है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पे लिखते हैं, उसके अलावा आपने अपना रोल नंबर, अपनी कोई भी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, नेम, शहर का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं करना।
देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस जो हमारे ही स्टूडेंट्स के साथ हुआ जी, उन्होंने एक्स्ट्रा शीट ली और वो कहते कि सर स्कूल में तो एक्स्ट्रा शीट पे रोल नंबर लिखते थे, तो वो आदत हमारी अभी भी कंटिन्यूड है और हमने एक्स्ट्रा शीट लिया और उस पर भी रोल नंबर लिखते हैं। और इंस्टीट्यूट की तरफ से सिर्फ एक ही लेटर आई, शो कॉज नोटिस, कि आप ही बताएं कि वाई योर रजिस्ट्रेशन नंबर शुड नॉट बी कैंसिल। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दें, बात 6 महीने पे नहीं गई। प्रोफेशनल का स्टूडेंट है, 3 साल ऑलरेडी लगा चुका है और उसको बोल रहे हैं कि जी आपके 3 साल अब हम खत्म करने जा रहे हैं बिकॉज आपने एक्स्ट्रा शीट पे रोल नंबर कैसे लिख दिया। इट वॉज अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन कि आपको रोल नंबर नहीं लिखना था, आप कहीं पर भी अपना रोल नंबर नहीं लिख सकते। देयर इज़ वन मोर इंस्टेंस जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने स्पेसिमेंस लिखे जी, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए आया, नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए आया और उसके अंदर उसने ये बात लिख दी जो ABC कंपनी है दैट इज़ ऑफ लुधियाना, आप इस तरह की डिटेल्स नहीं लिख सकते, आप अपने शहर का नाम, अपने एरिया का नाम नहीं लिख सकते। और स्पेसिमेंस वाली क्लास में मैंने बताया भी कि फिर वो स्पेसिमेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो अब आप कहीं से कुछ तो नेम लिखेंगे, कुछ तो शहर का नाम लिखेंगे, अब वहाँ पे ब्लैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखिए नेम ऑफ द सिटी। अगर इलस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि जी कंपनी इज रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, फिर आप न्यू दिल्ली लिखेंगे। बट अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया कंपनी के बारे में, सब कुछ आपने खुद इमेजिन करना है, तो वहां पर आप अपने शहर का नाम नहीं लिखें। आप कहेंगे सर किसी और शहर का लिख दें, तब भी ये क्रॉस ही होगा। किसी और शहर का भी नहीं लिखना, आपने वहां पे ब्लैंक छोड़ना है और ब्रैकेट में लिखना है कि यहाँ पर नेम ऑफ सिटी आना चाहिए। तो स्पेसिमेंस में आपकी इमेजिनरी स्किल्स नहीं टेस्ट की जा रही है, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक की जा रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी डिटेल्स अगर उसमें गलती से भी कहीं पे मेंशन कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल किया जाए, सिर्फ वो एग्जाम नहीं। प्रोसीडिंग फर्दर, व्हेनेवर यू राइट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द क्वेश्चन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2A अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने एक बार ऊपर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और फिर A पार्ट, फिर 2 पेज के बाद वो लिख देंगे B पार्ट। सिर्फ B लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट B है। जब आप C लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट C है। सो आप सिर्फ B और C ना लिखें। एक और चीज मैंने एक शीट के अंदर ऐसे भी देखा, बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे अटेम्प्ट किया तो वो हर शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते। जैसे 1A चल रहा है, 1B चल रहा है, 1C चल रहा है, 1D चल रहा है, वो उसके 8 पेजों पे, उसने 8 के 8 पेज पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज आल्सो गुड अटेम्प्ट, ठीक है। क्लैरिटी वाज देयर कि क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। सो उसने क्या किया, चाहे अभी 1A ही चल रहा है अगले पेज के ऊपर, ठीक है, अभी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, फिर भी उसने ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर टॉप के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट इज आल्सो अ गुड प्रेजेंटेशन कि उसने लेफ्ट हैंड साइड के टॉप के ऊपर हर पेज पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जब तक उसका 1 चल रहा है। अब वो चाहे 1A है, B है, C है, D है, E है, अगर वो 10 पेज पे है उसने 10 के 10 पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज आल्सो सिर्फ बात कन्वे करने की है, आपने पेपर चेकर को कन्वीनियंस देनी है, उसके मन में 1 सेकंड के लिए भी आए कि ये B कौन से क्वेश्चन का है, ही कैन रेफर कि बच्चे ने ऊपर लिखा है। दैट इज आल्सो यूनिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। एक और चीज, कई बार ना इस तरह से आता है क्वेश्चन नंबर 2 या 2A, तो 2A के आगे फिर आपको 2A, 2AB, 2AC इस तरह से लिखना पड़ेगा। बट आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख सकते, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि सर चॉइस में मैंने 2 नहीं अटेम्प्ट किया, मैंने 2A अटेम्प्ट किया है और 2A का पार्ट A है, फिर 2A का, सर मैंने गलत लिख दिया, 2A का पार्ट B है और 2A का पार्ट C है। दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट एवरी टाइम। फाइन। और आप चाहें तो ऊपर अलग से ये लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2A, 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 जब तक 2A आपका चल रहा है। ऑलवेज कैरी योर कैलकुलेटर। अगर थियोरी का भी पेपर है तब भी कैलकुलेटर लेके जाए। मेरे को पता है आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और वो कहेंगे कि जी आपको पता नहीं कौन सा पेपर है, थियोरी में तो कैलकुलेटर क्या करेगा। बट यू नेवर नो, थियोरी में शायद कोई केस लॉ आ जाए जिसमें शेयर कैपिटल इशूड है, जिसके अंदर परसेंटेज है, जिसमें शायद में कोई यूज़ करना पड़ सकता है। यू नेवर नो, बट यू आर ऑलवेज, ठीक है जी, CA और CS के हर एग्जाम में आपने कैलकुलेटर ज़रूर कैरी करना है। यूज़ आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उठा के ले आएंगे, इतना तो भारी नहीं है कि उठा ही नहीं पा रहे। सो कैलकुलेटर आपने ज़रूर कैरी। कैलकुलेटर की बात चली है तो आपको और बता देता हूँ, कैलकुलेटर कभी भी नया नहीं लेकर जाते जी पेपर के अंदर, कभी भी। और अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि मेरा कैलकुलेटर इतना अच्छा नहीं है और मैंने पेपर में नया लेकर जाना है, तो आज ही खरीद लो। 10-15 दिन आप उसे यूज़ कीजिए, अपना हाथ उसके ऊपर सेट कीजिए और फिर उस कैलकुलेटर को लेके जाएं।
नेवर, ऐसा कभी भी मत कीजिए कि जी पेपर से 15 मिनट पहले स्टेशनरी शॉप से ख़रीदा और वो फिर जवाब दे गया और आपके बुरे हाल हैं कि जी अब करें तो क्या करें, कि मैं तो ब्रांड न्यू लेकर आया था। शॉपकीपर तो फेल होगा नहीं, आप ही फेल होंगे। शॉपकीपर ने क्या कहना है, सर 150 रुपये वापस ले लो, बट इट विल कॉस्ट यू 6 months। सो कैलकुलेटर अगर नया लेना है तो आज ही ले लीजिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलवेज अटेम्प्ट फुल। मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ आफ्टर एग्जामिनेशन, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू देम इज अटेम्प्ट कितने मार्क्स का है। अगर वो मेरे को बोलता है कि सर मेरा 100 का अटेम्प्ट है, ठीक है, वो मेरे को बोलता है सर मेरा 95 का अटेम्प्ट है, कहते हैं सर आता तो 80 का था लेकिन अटेम्प्ट पूरा करके आए, आई एम सुपर हैप्पी विद दैट स्टूडेंट। आप खुद क्यों क्विट कर रहे हो? पेपर चेकर को देने दो ना आपको 0। आप जब खुद ही क्विट कर दोगे, जब मैं क्वेश्चन लिख के ही नहीं आऊंगा, देन इट इज ऑब्वियस 0। एवरी मार्क काउंट्स। आपको समझ में आना चाहिए प्रोफेशनल एग्जाम्स में 199 वाला फेल है जी। आप समझते हैं सिवियरिटी ऑफ 1 मार्क। और सीए और सीएस को ना मजा आता है जी 199 पे फेल करने का, ठीक है। वो कहते हैं कि जी शहर में हमारा दबदबा और बढ़ता है देश के अंदर, ठीक है, जब हम 10-20 बच्चे इस तरह से एग्जाम्पल सेट करके भेजते हैं। और मैं ऐसे बोलता हूँ जिसने 199 लिया वो 200 भी ले सकता था, और फिर आपको लगता है कि जी मैं उसमें 8 नंबर का छोड़ के आया था, शायद एक पेज आधा पेज कुछ भी लिखता 1 नंबर मिल जाता शायद। सो इन दैट केस आपको अटेम्प्ट जरूर करके आना है। सर एमसीक्यू वाले, यस, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर भी मैंने ये बात बोली थी, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग बड़ी कम नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। सो लेट अस से 80 क्वेश्चंस आई एम डेड श्योर, वो मैंने अटेम्प्ट किए और बाकी 20 मेरे को आते नहीं है, आते हैं या फिर कंफ्यूजन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ए बी में से क्या आंसर है। एक तो है जो मैंने सुना ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं, वो नहीं मैं आपको अटेम्प्ट करने को कह रहा इफ द नेगेटिव मार्किंग इज देयर। लेकिन अगर आप कहते हैं सर ये टॉपिक पता तो है लेकिन अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा था, ऑप्शंस बड़ी कंफ्यूजिंग है, ए और बी में बहुत सॉलिड कंफ्यूजन है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, इन दैट केस माई सेव टू यू विल बी गो फॉर इट। बिकॉज मैंने पहले भी बोला कि अगर 20 में से आपके 4 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो आप एट पार है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 16 की जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 4 के पॉजिटिव से सेट ऑफ हो जाएगी। लेकिन व्हाट इफ अगर 5 ठीक हो गए तो देन यू आर इन द प्लस। और अगर आप कहते हैं सर अगर 3 ठीक हुए तो भी सिर्फ 1.5 नंबर ही तो कम हुआ, अगर 3 भी ठीक हुए तो लॉस करने को क्या हुआ सर, 1.25 नंबर है। लेकिन द हाई प्रोबेबिलिटी इज, तो मेरे को लगता है कि अगर आप 4 पे पार पे आ रहे हो तो आप पार पे एट पार बहुत जल्दी आ जाओगे 20 में से। अगर वो एमसीक्यू बेस्ड है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ अटेम्प्ट फुल, बट एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल नहीं सुना हुआ उसमें इतना भी ब्लाइंडली प्ले मत करें, उसको आप रहने दीजिए। बट अगर आप 4 में से एक ऑप्शन भी क्रॉस करने लायक हो कि सर मेरे को इतना तो समझ में आता है डी नहीं ए बी सी में से कोई है, गो फॉर इट, क्योंकि उसमें जीतने के चांसेस है 0.33 और हारने के चांसेस है 0.25, ठीक है, खोने को 0.25 है। सो यू शुड गो फॉर इट। एक और चीज, अटेम्प्ट अगर आपने कर लिया जी पूरा 100 नंबर का, और अगर आपके पास टाइम बचा है और अगर आपको लग रहा है कि मैं 20 मिनट पहले बाहर जाने के लिए विलिंग हूँ, आप ओवर अटेम्प्ट कीजिए। अमंग ऑल द टिप्स मैं सभी के ना आपको लॉजिक दूंगा, बट इस टिप के लिए मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड अगर आपके पास टाइम स्पेयर है तो, और अगर आपको लग रहा है कि जी ये टाइम मैंने बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करना, मैंने उठ के बाहर चले जाना है, इन दैट केस आप ओवर अटेम्प्ट कीजिए। आई एश्योर यू इट विल कॉन्ट्रीब्यूट वन वे और द अदर, ठीक है, वो जरूर ऐड ऑन करेगा। आई वुड बी सुपर हैप्पी अगर कोई बच्चा मेरे को आके कहे कि सर मैंने तो 110 का अटेम्प्ट किया है। दोनों चेक करेंगे जी, और जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो टोटल में कंसीडर किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि 2A आपने पहले अटेम्प्ट किया और 2 आपने लास्ट में अटेम्प्ट कर दिया, बिकॉज जब आप ओवर अटेम्प्ट करेंगे तो सीक्वेंस ऑब्वियसली विल बी ब्रोकन, नो वरीज एट ऑल, बट ओवर अटेम्प्ट लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द पेपर चेकर कि ये बच्चा इतना ब्रिलियंट था, इसे 100 में से 110 का पेपर आता था, आपको आता था तभी आप अटेम्प्ट करके आए, एंड विच मेक्स यू यूनिक। वो कहता है कि जी ऐसी शीट नहीं आई जिसने ओवर अटेम्प्ट किया। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, डू नॉट टारगेट दिस कि मेरे को 110 का ही करना है, आपको 100 का ही करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं सर आई एम डन विद एवरीथिंग, मैंने पेपर भी चेक कर लिया, मैंने प्रेजेंटेशन भी कर ली, मैंने लाइंस भी अच्छे से मार ली, मैंने हेडिंग्स भी सब कुछ कर दिया, अब मैं उठ के जाने वाला हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि उठ के आने की बजाय आप ओवर अटेम्प्ट करो। आप कहते हैं सर 2A में से 4 पार्ट्स है, मेरे को सिर्फ 2 ही आते हैं, 2 ही कर दो, 4 मत लिखो। आपको 2 आते हैं ना, आप 2 ही कर दो उसके, बट ओवर अटेम्प्ट करके आइए अगर आप उठ के आने लगे हो तो। नेक्स्ट इज वर्किंग नोट्स।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल पेपर है, हर एक अमाउंट के साथ एक वर्किंग नोट होना चाहिए। मेरे को आज भी अपनी आंसर शीट ऐसे याद आती है जो इनकम टैक्स की थी, वेल्थ टैक्स के जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट किया करते थे। सो इस तरह के जो हमारे आंसर्स होते थे जिसके ऊपर फाइनल टैक्स हम निकालते थे, वो एक पेज पे होता था और उसके वर्किंग नोट्स 3-3, 4-4 शीट्स तक चलते थे। हर एक अमाउंट ऐड की तो क्यों की, लेस की तो क्यों की, अगर कुछ भी नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हर एक अमाउंट का वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। एंड अगर आपने कोई अजम्पशन ली है तो आपको लास्ट में बॉटम में लिखना पड़ेगा कि हमने ये अजम्पशन ली है बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन इन द एग्जाम और इन द क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने कुछ अज्यूम किया है तो प्लीज वहां पे लिख के आइए। सो बाहर आके बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर कहाँ लिखा है कि ये नहीं कर सकते, कहीं नहीं लिखा। बट अगर आप कुछ अज्यूम कर रहे हैं यू हैव टू मेंशन इट। पेपर चेकर को आपको बताना पड़ेगा कि सर मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया, क्यों? क्योंकि पेपर ने कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने खुद ही इसको अज्यूम कर लिया। डू नॉट कम आउट अर्ली। और स्पेसिफिकली जो सेंटर लुधियाना का बनता है जी, वहाँ पे तो मैं खड़ा ही होता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे जल्दी बाहर आते हैं उनकी फिर मैं अच्छे से क्लास लेता हूँ। सो डू नॉट, नेवर। वो 3 घंटे इस पूरे 6 महीने की जो हमने तपस्या की है जी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो 3 घंटे हैं। जिस बच्चे का वहाँ पे 3 घंटे दिमाग चल रहा है ना, एवरीथिंग इज वर्थ। और एक बच्चा कहता है सर मैंने 6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, पेपर में जाके मैं पैनिक हो गया, वहाँ पर मेरा दिमाग नहीं चला, मैं सर सोया नहीं था 36 घंटे से, पेपर में मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अगर आप वो 3 घंटे नहीं ना काम कर पाए ऑल इन वे, तो वो 3 घंटे की बेकदरी नहीं हम कर सकते कि जी उसमें हम 2 घंटे में ही बड़े कॉन्फिडेंट है जी और उठ के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। दोबारा से चेक कीजिए, दोबारा से करिए। एक और आपको एडवाइस देना चाहिए। आप कहते हैं कि सर मेरा 92 का अटेम्प्ट हो गया, 8 नंबर का एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं और मेरे को नहीं पता ये इसमें क्या अटेम्प्ट करना, सीम्स लाइक आउट ऑफ द सिलेबस, ये तो कभी हमने कहीं पे भी देखा ही नहीं। माई एडवाइस टू यू इज रीड दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप उसे 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लिक होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई एग्री विद यू, पहली बार में क्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे बार बार पढ़ेंगे आपको क्लिक होगा। सो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट, मैंने तो आपको पहले भी बोला आप ओवर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आप कहते हैं सर मेरा तो 100 का हो गया, आप ओवर अटेम्प्ट कर लीजिए, बट बाहर मत आइए। कुछ बच्चे पेपर से 1-1.5 घंटा पहले जाके वहाँ पर अपना घर बसा लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर ऐसे एक्टिवा के ऊपर किताबें कुतुबें खोल के, ठीक है, एक जना स्कैनर, एक जना मॉड्यूल, एक जना नोट्स, और प्रॉपर घर बसाया होता है जो उन्होंने सड़क के ऊपर। डू नॉट डू दिस। अगर आप आइसोलेटेड कहीं पे रुक सकते हैं, थोड़ा अराउंड द कॉर्नर, सड़क के कॉर्नर पे, बिल्डिंग में कहीं कॉर्नर पे, दूर दराज, तो वहाँ पर बैठिए अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी जाना एडवाइजेबल नहीं है, एक्सेप्ट ऑन द डे 1 को तो आपको पता ही नहीं कि रास्ते में कितने फाटक आते हैं, आपको लोकेशन नहीं पता जी कि कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आपका रूम कौन सा है, क्या प्रोसीजर है, क्या अंदर लेकर जाना है, मोबाइल कहाँ पे रखना है, बैग कहाँ पे रखना है, कन्वेंस कहाँ पे पार्क करना है। यू डू नॉट नो ऑल दिस। पहले दिन तो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड आधा पौना घंटा बफर लेकर जाइए, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट आप किसी भी तरह से पैनिक में। आप चाहे 9 बजे का पेपर था, आप 9:02 पे भी एंटर करोगे ना, आपका माइंड पैनिक में आ जाएगा कि जी पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अभी 2 मिनट निकले हैं 180 मिनट में से, कोई बात नहीं, आप कवर अप कर सकते हो, बट जो माइंड पैनिक में आ गया ना वो नुकसानदायक है। तो डे 1 को बी देयर इन अर्ली। ये चीज़ मेरे को पता है आपके लिए करनी बहुत मुश्किल है। आखिरी 10 मिनट में तो बच्चे को लगता है पता नहीं मैं क्या पढ़ लूँगा जी, मैंने कौन से 400 पेज दिमाग में डाल लेने हैं। लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट फ्यू मिनट्स में जी थोड़ा सा अपने मन को शांत कीजिए। स्टॉप स्टार्टिंग, बुक्स अपनी करो जी बंद, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आखिरी 5 मिनट में आपने ऐसे कोई 200 पेज अपने दिमाग में नहीं डाले। इट इज़ जस्ट पैनिक। और आप कर भी क्या रहे हो, उसे पलटाई जा रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, 2 वर्ड्स, हेडिंग्स पलटा दी। स्टॉप डूइंग। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, बिकॉज नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ द हाई परफॉर्मेंस। अब जब पेपर हाथ में आएगा उसके बाद दिमाग का पूरा जोर लगने वाला है और आप भी उस वक्त अपने दिमाग से 200% काम लेने वाले हो। 10 मिनट उसको रिलैक्स कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनका नेम एनचैंट कर सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ योर पेरेंट्स। और मैं स्ट्रांगली आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा 15 से 20 मिनट पहले सब कुछ साइड पे रख के हेड डाउन करके आराम से बैठ जाता था एंड भगवान का नाम लिया और अपने डीप ब्रीदिंग की, और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ब्रीथ पे फोकस और कुछ नहीं, सिर्फ ब्रीथ पे फोकस।
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and the brain is relaxed doing nothing. क्योंकि आप उसे अभी ब्रेन की तो आपने ऐसी तैसी कर रखी है पिछले 24 घंटे से, ये भी डालो वो भी डालो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, एक एक सेकंड का हिसाब कि खाना खाने गए थे 8 मिनट लग गए, ठीक है, पैनिक हो गए. सो शांत कीजिए जी उस, बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाई एफिशिएंसी और वर्कलोड वाले आवर्स आर अबाउट टू गेट स्टार्टेड. आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा काम डाउन तब करना चाहिए. लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा मत पढ़ें, बहुत ज़्यादा बातें मत करें. पेपर से पहले अगर अकेले बैठिए जी, प्लीज़ पढ़िए. एक दूसरे से मत पूछिए कि जी तूने कितना पढ़ा. उसने कहना है कि जी स्कैनर में बड़े नए क्वेश्चन आए हुए थे, आरटीपी तो तूने पढ़ा ही नहीं, ठीक है. डू नॉट डू ऑल दिस. इट इज़ डन व्हाट इज़ डन. अब नहीं कुछ हो सकता. उस वक्त तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो बात करके. फॉर एवरी सिंगल वर्ड यू आर हार्मिंग योरसेल्फ. उस वक्त थोड़े शांत रहिए जी. पेपर से 1 घंटा पहले शांत रहिए. बहुत सारे लोगों से मत मिलिए. आई नो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, पेपर के बाद मिलना, पेपर से पहले. एंड आई नो फ्यू पीपल, वो जी मेरे स्कूल में भी ऐसे होते थे, ठीक है. उन्होंने हर एक के पास डेस्क पे जा जा के ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है जी, पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा. सारे फ्रेंड से हाथ मिला के, गले मिल के फिर उन्होंने आना कि दुआएं ही काम आएंगी, जैसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है. सो दैट इज़